हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे जो कक्षा 6 से 10 तक की है, उसमें हम कक्षा 6 की जो राजस्थान यानी हमारा राजस्थान की बुक है वो पढ़ रहे थे। तो उसका आज है वो 5वां अध्याय हम पढ़ने वाले हैं। 4 अध्याय हम पढ़ चुके हैं, उनकी आप बिल्कुल पूरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। उनकी मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम पढ़ने वाले हैं आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, यानी कि जो आज़ादी हमें मिली थी 1947 को, उससे पहले वो जो पूर्व में सरकार यानी कि कैसी सरकार बना करती है, यानी राजा महाराजाओं के काल में क्या क्या नियम है वो चलते थे और किस प्रकार की शब्दावली है वो देखने को मिलती थी। तो वो चीज़ें हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इस पार्ट में स्पेशली वही दिया गया है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, इसकी भूमिका देखते हैं कि रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गाँव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। ये देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन है और कहाँ से यहाँ क्या कर रहे हैं। माँ ने बताया, ये पर्यटक और पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया कि इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखने आए हैं। माँ ने बताया, ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक उसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया कि ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहाँ रहते हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और उनके पास ही गांव की देख रेख करने की जिम्मेदारी वो होती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती उससे पहले ही घर आ गया और उसके प्रश्नों का सिलसिला है वो टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कहीं प्रश्न है वो घूम रहे थे, यानी कि प्राचीन काल में जागीरदारी प्रथा चलती थी, उसको लेकर उसके माइंड में चल रहा था कि ये क्या होता है, जागीरदार कौन होते हैं ये और ये अब कहाँ हैं। अध्यापक जी ने इनको कहा कि चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में वो जानकारी देता हूँ। तो बिल्कुल शुरू हमारा स्पेशली पार्ट यहाँ से होता है कि आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। ये मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी, यानी कि अलग अलग राज्य हुआ करते थे और वो स्वतंत्र थे। ठीक है, उनका अलग अलग नया अपना अपना कानून था। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। ठीक है, जो शासक की शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था वो राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजाशाही शासन कहलाता था। ठीक है, बात करें आगे अपने इंपॉर्टेंट की बात क्या है इसमें, तो यहाँ से अपने को शब्दावली है वो याद रखनी है। ठीक है, स्पेशली शब्दावली से पूछा जाता है क्वेश्चन। अपने जो भी राजस्थान बोर्ड की मतलब राजस्थान गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें शब्दावली से कभी कभी क्वेश्चन है वो दे दिया जाता है। तो इस पार्ट में हमें वो शब्दावली देखने को मिलेगी, बिल्कुल वो आपको ध्यान से देखनी है। आगे हम पढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट पार्ट अपना अब स्टार्ट हो रहा है कि राजाशाही शासन का स्वरूप। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिसोदिया, राठौड़, कच्छावा, चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। जैसे चौहानों का अलग था, सिसोदिया, राठौड़ों का अलग हो गया, मारवाड़ हो गया, कच्छाओं का आमेर हो गया। इस प्रकार अलग अलग राज्य हुआ करते थे और उनमें लगभग शासन व्यवस्था समान होता था। कुछ अंतर भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते थे। विभिन्न रियासतों में शासन संचालने के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी जैसे राजा होता था, फिर मंत्री होते थे, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी आदि थे। यानी कि अलग अलग ये जो पोस्टें होती है वैसे देख सकते हैं आप, यानी कि अलग अलग उनकी पोस्ट थी कि यह पोस्ट इसके लिए या यह काम करने वाला है। ठीक है, जैसे राजा का क्या काम था, बात करते हैं राजा से। राजा कौन होता था? राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। ठीक है, मेन जो अपना वर्तमान में अगर राष्ट्रपति देखे तो उसी प्रकार राजा हुआ करता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन चलाने करते थे। ठीक है, उसके मतलब सहयोग के लिए उनकी मंत्री परिषद और सलाहकार होते थे। ठीक है, जैसे अभी होती है। बात करते हैं आगे, मंत्री कौन हुआ करते थे। ठीक है, बात करें मंत्री की तो राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। जो मुख्य मंत्री होता था उसे दीवान कहते थे। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। यानी मंत्रियों के साथ बिल्कुल चर्चा करके वो राज्य के जो भी कार्य होते थे उनको सुलझा लिया करते थे। आगे है बख्शी। बख्शी क्या होता था, बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मंत्री तो हमें मोटा मोटा पता है, राजा भी पता है, लेकिन बख्शी क्या होता था? बख्शी होता था सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी है वो बख्शी की होती थी। बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है। बख्शी क्या कार्य करता था? एक तो सेना को वेतन देने का और सेना संबंधी कोई अन्य भी कार्य होते थे वो बख्शी के द्वारा ही किए जाते थे। ठीक है, ये अपना आपको याद रखना है बख्शी को लेकर। अब बात करूँ खजांची। खजांची कौन है? वैसे खजाने से आप समझ गए, लेकिन आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित रखकर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। यानी कि मोटा मोटा ये पैसों का काम है वो खजांची का होता था। ठीक है,
तो ये आपको ऐसे आइडिया रखना है, खजांची मतलब खजाने की ध्यान रखना है। बख्शी क्या हो गया, सेना के वेतन को और सेना संबंधी कार्य को लेगा। अब आता है प्रगना अधिकारी। प्रगना अधिकारी क्या होता था? प्रगना अधिकारी राज्य प्रगनों में विभाजित था। बिल्कुल, राज्य को अलग अलग प्रगनों में बांटा जाता था पहले, और तथा प्रगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जिम्मेदारी वह प्रगना अधिकारी की होती थी। ठीक है, अलग अलग यानी कि इस प्रगने के अधिकारी, इसको यानी कि अलग अलग अधिकारी बना दिए जाते थे हर प्रगना के, और उनकी जिम्मेदारी क्या होती थी, और यानी कि वहाँ पर शांति व्यवस्था या जो भी है शासन कार्य वो उनका जिम्मेदारी होती थी। ठीक है, आगे हैं कि ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई ये ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। ठीक है, तो ये तो अभी भी चल रहा है। बात करते हैं आगे। अब आती है जागीरदारी व्यवस्था। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित थी। ये लाइन आपको बिल्कुल कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ ले कि राजस्थानी जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी। एक तो रक्त संबंध यानी कि बाप का मतलब बेटे का, यानी कि बाप के बाद बेटा बनेगा, बेटे के बाद उसका बेटा, इस प्रकार की जो रक्त संबंध या कुल है यानी कि उसी कुल का, जैसे सिसोदिया का हो गया, राठौड़ वंश हो गया, अलग अलग कुल के आधार पर, और प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी, यानी कि उसी ज़्यादा तवज्जो है वो उसी वंश या उसी कुल के लोगों को दी जाती थी। ये होता था प्रमुख जो राजा और जागीरदारी व्यवस्था में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो एक तो रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक एवं सैनिक व्यवस्था थी। ये पूरी लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों का जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता, यानी कि जो उसके छोटे भाई थे उन्हें वो जागीरदार बना देता था, अलग अलग जो है भूमि उनको सौंप देता था, और जो अपना बड़ा बेटा होता उसको राजा बनाता था। ठीक है, जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर जागीरें प्रदान की जाने वाली, जैसे लास्ट में हम बात करें अंग्रेजों के समय, यानी जैसे अंग्रेज इंटर होने लगे उस समय है वो योग्यता के आधार पर भी जागीरें वो प्रदान की जाने लगी थी। आगे कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी सीकर ने शिक्षक से पूछा कि ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई और इसके बारे में बताइए। अध्यापक जी ने कहा मैं आपको इसके प्रारंभ से ही इसके स्वरूप में बताता हूँ। तो बात करते हैं जागीरदारी व्यवस्था वो कब से शुरू होती है। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बना है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित एवं स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से ही प्रारंभ हो गया था। यानी जैसे राजपूतों का शासन राजस्थान में शुरू हुआ उसी के साथ ही जागीरदारी व्यवस्था ही वो राजस्थान में स्टार्ट हो गई। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, तो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो जागीर व्यवस्था का स्वरूप आप देख सकते हैं। राजस्थान में ये रक्त संबंध पर आधारित सहगोत्रीय कुलीय व्यवस्था, ये चीज़ हम देख सकते हैं, बिल्कुल रक्त संबंध पर है, और वही गोत्र यानी कि सेम गोत्र के लोग ही इस व्यवस्था को संभालते आ रहे थे। बात करें आगे है कि राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था, और राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। ठीक है, स्वामी सेवक नहीं होते थे कि भाई राजा है वो स्वामी है और उसका सेवक जागीरदार, नहीं, ये राजा और जागीरदार दोनों भाईचारे यानी भाई की तरह रहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, उनका जो है किस आधार पर वह उनका संबंध है वो था। ठीक है, तो स्वामी सेवक का नहीं होकर उनका भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित क्या था, उनका संबंध है वो रहा करता था राजा और जागीरदार का। ठीक है, आगे है कि मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन, यानी मध्यकाल में क्या परिवर्तन हुआ। तो मध्यकाल में मुगल आए, यानी मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारी पर निर्भरता है वो कम हो गई, क्योंकि बाद में युद्ध होने वो कम हो गई, यानी शासक मुगल मनसबदार बन गए। जो भी राजा थे, जैसे आमेर का मान सिंह था, वो सबसे ज़्यादा मनसबदार था, यानी 7,000 मनसबदारी बना था। तो मुगलों से जुड़कर है उनके मनसबदार बन गए, और जो उनका बिल्कुल व्यवस्था है वो मुगल संभालने लगे, यानी मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार है वो करने लगा, यानी पहले तो भाईचारे वाला संबंध था, लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल मनसबदार बने तो शासक है वो जागीरदारों के साथ कैसा व्यवहार करने लगा, स्वामी जैसा व्यवहार है वो करने लगा। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित करती गई, यानी कि बिल्कुल आप सेवाएं देते तो आपको कर देना पड़ेगा, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। बिल्कुल ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जागीर पट्टे में किसका उल्लेख किया जाता था,
तो प्रारंभ में जागीरदार युद्ध में शांति के समय राजा की सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई थी, जिसका उल्लेख क्या था, जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों में ग्रामों में विभाजित किया भी, ठीक है। अध्यापक ने साथ साथ ही अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझाया। तो ये तो मुगल में देखने को मिला कि जो अपना पहले भाईचारे वाला संबंध था वो स्वामी का बन गया, लेकिन जब मुगलों अंग्रेजों का शासन आया तो उसमें क्या प्रभाव देखने को मिले, तो ये भी आप देख सकते हैं। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला तो ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत, यानी कि एक तो सीधा जो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता था और एक हो गया अपना मतलब रियासती भारत, ठीक है। तो दो हिस्सों में विभाजित एक तो परिवर्तन ये हो गया। फिर आगे है कि ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों में बना हुआ था, ठीक है। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे, ठीक है। और क्या बदलाव हुआ, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो समाप्त हो गया। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में शासन चलाया करती थी, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो इसका शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासनिक का सीधा नियंत्रण कहाँ हो गया, इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया था, यानी सीधे इंग्लैंड से है वो बिल्कुल भारत पर वो शासन है वो किया जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वॉइस रॉय नियुक्त किया गया था। बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेंगे भारत का प्रथम वॉइस रॉय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है, वो गवर्नर जनरल भी थे, उनके साथ उन्हें पहला वॉइस रॉय भी बनाया गया। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत के शासन का संचालन किया जाने लगा। बिल्कुल जैसे ही धीरे धीरे अंग्रेजों ने अलग अलग अधिनियम बनाए, जैसे आप 1935 का देख सकते हैं, बिल्कुल आगे दिया हुआ है, हम पढ़ लेंगे। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 को में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। बिल्कुल पहली बात तो ये ध्यान रखना है, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 1937 में हुआ। और इसके द्वारा राजस्थान में क्या हुआ, तो अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव ये हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार इनको मतलब केंद्र शासित प्रदेश है वो बनवा दिया गया था अजमेर मेरवाड़ा को डायरेक्टली, केंद्र द्वारा ये संचालित होने लगा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए और टीकाराम पालीवाल वो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री वो बने थे, ठीक। तो यहाँ तक आज़ादी से पूर्व का बिल्कुल जो सफ़र है वो रहा था राजस्थान का, किस प्रकार बदलाव हुआ। पहले जो अपने देख सकते हैं वो जागीरदार थे और वो राजा के क्या थे, भाईचारा के संबंध में था, और बाद में जब मुग़ल आए तो बिल्कुल स्वामी का संबंध हो गया, और फिर ब्रिटिश आए तो बिल्कुल ये आप देख सकते हैं नए नए कानून, और इनका सीधा संचालन है वो इंग्लैंड संसद के द्वारा वो किया जाने लगा। तो इस प्रकार है वो व्यवस्था है वो परिवर्तन होती गई, और अंत में वो भारत का वो संविधान बना, और संविधान के माध्यम से जो वर्तमान में अपना भारत देश जिस प्रकार चल रहा है वो चलने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस पार्ट में बिल्कुल यही है, इसका सारांश है। तो बिल्कुल आप मोस्ट बिल्कुल बातें देख सकते हैं आज़ादी से पूर्व का स्वरूप। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे का अध्याय भी बिल्कुल मैं डे बाय डे डालता रहूँगा, तो वो पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।